दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। अचानक से सड़कों पर होने वाले बड़े बड़े आयोजनों पर सन्नाटा छा जाता है। वर्षों पुरानी परंपराएं एक झटके में रोक दी जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े शहर के बीचों बीच भारी विरोध प्रदर्शन होता है, पुलिस पर पथराव होता है और देखते ही देखते बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक राज्य का कड़ा प्रशासनिक फैसला दूसरे राज्य में लागू होते ही इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक आम कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा बदलाव आकार ले रहा है? नमस्कार दोस्तों, डिकोड विद दुर्गेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के असली तथ्यों को आज हम डिकोड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देश की मौजूदा प्रशासनिक दिशा को समझने के लिए आज हमें एक बेहद अहम सवाल पर गौर करना होगा। क्या भारत में अब रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन विशेष धार्मिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर काम कर रहा है? देखिए, एक लंबे समय तक भारत की राजनीति में तुष्टीकरण या जिसे हम अपीजमेंट कहते हैं, उसे लेकर गहरी बहसें होती रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में प्रशासन का जो एकदम सख्त रुख देखने को मिला है ना, उसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब हर हाल में सार्वजनिक व्यवस्था को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम दोनों तरफ के तथ्यों को सीधे आपके सामने रखेंगे, ताकि हम मिलकर इस पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ तौर पर समझ सके। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे घटनाक्रम के 4 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, ये योगी मॉडल आखिर है क्या? दूसरा, पश्चिम बंगाल में अचानक कौन से नए नियम लागू किए गए हैं? तीसरा, कोलकाता के पार्क सर्कस की वो घटना जिसने सबको चौंका दिया। और अंत में, सार्वजनिक व्यवस्था और अनुच्छेद 25 का संवैधानिक पक्ष क्या कहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये योगी मॉडल आखिर है क्या। अब देखिए, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां के प्रशासन ने पब्लिक ऑर्डर को लेकर एक बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भारत के कई हिस्सों में सड़कों पर बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, है ना? लेकिन अब प्रशासन का तर्क बहुत सीधा है। सड़कें आम नागरिकों के आने जाने और सुचारू ट्रैफिक के लिए हैं। मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट बयान ये दिखाता है कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक गतिविधि को रोकना नहीं है, बल्कि जगह की कमी के कारण जो समस्या पैदा होती है, उसका एक प्रैक्टिकल समाधान निकालना है। प्रशासन ने साफ कह दिया कि अगर किसी मस्जिद या तय स्थान में जगह कम पड़ रही है, तो पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक करने के बजाय आप अलग अलग शिफ्ट्स में प्रार्थना कर लीजिए। मतलब अपनी धार्मिक आस्था का पालन पूरी तरह से हो, लेकिन उससे सड़क पर चलने वाले किसी भी आम नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पुरानी व्यवस्था को याद करें तो अक्सर ऐसा होता था कि बड़े धार्मिक आयोजनों के दिन मुख्य सड़कें पूरी तरह से ठप हो जाती थीं। इससे होता क्या था? हजारों लोगों को, जिनमें एम्बुलेंस में जा रहे मरीज, काम पर जाने वाले लोग और हमारे व्यापारी शामिल होते थे, उन्हें भारी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता था। लेकिन वहीं अब जो नई व्यवस्था आई है, उसमें एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव है। शिफ्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सभी धार्मिक गतिविधियां सख्ती से तय परिसरों के अंदर ही होंगी। इस नए मॉडल का मूल संदेश बिल्कुल क्लियर है। सरकार का नियम सबके लिए समान रूप से लागू होता है और सड़कों पर आम जनता के अधिकार से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, पश्चिम बंगाल में नए नियम। और सच कहूं तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के बाद अब एक ऐसे राज्य की बारी आई जहां इस मॉडल के लागू होने की उम्मीद शायद ही किसी ने की थी, पश्चिम बंगाल। जी हां, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अप्रत्याशित प्रशासनिक बदलाव है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में वहां के प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए 2 बहुत बड़े निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरह ही है। सड़कों को ब्लॉक करके किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। और जो दूसरा कड़ा फैसला है, वो है सार्वजनिक स्थानों और खुले बाजारों में पशुवध यानी एनिमल स्लॉटर पर पूरी तरह से रोक। इन दोनों ही फैसलों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना और आम जनता की संवेदनशीलता का सम्मान करना है। दोस्तों, हम इस बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जब ये कड़े नियम पश्चिम बंगाल की जमीन पर लागू हुए तो असल में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आ रहा है तो अभी हमारे चैनल डिकोड विद दुर्गेश को सब्सक्राइब जरूर करें।
हमारा मकसद ही यही है कि हर जटिल विषय की गहराई में जाएं और उसे बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं। तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। हमारा तीसरा भाग है पाक सर्कस की घटना। चलिए देखते हैं कि जब ये नियम ग्राउंड पर उतरे तो क्या हुआ। देखिए, जब दशकों पुरानी कोई व्यवस्था अचानक से बदली जाती है तो समाज में उसकी प्रतिक्रिया होना बहुत स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही इन कड़े नियमों को जमीन पर उतारने की शुरुआत हुई, एक बहुत बड़ा गतिरोध सामने आ गया। कोलकाता के पाक सर्कस इलाके में हालात अचानक से तनावपूर्ण हो गए। हुआ ये कि सबसे पहले एक फर्जी पोस्टर के जरिए ये अफवाह फैल गई कि कुछ इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलने वाला है। अब इन अफवाहों का असर ये हुआ कि 17 मई को पाक सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई और जल्द ही इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात को बेकाबू होता देख अंततः पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि नए प्रशासनिक फैसलों को सिर्फ कागजों पर बनाना आसान है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने में कितनी बड़ी चुनौतियां आती हैं। अब इस भारी हिंसा और विरोध के बाद प्रशासन की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आई? शुभेंदु अधिकारी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है। उनका कहना था कि पुलिस कानून लागू करने वाली अथॉरिटी है और पुलिस पर कोई भी हमला या किसी भी तरह की गुंडागर्दी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक बहुत ही साफ संदेश दिया कि पुरानी व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है, अब कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि प्रशासन विरोध होने के बावजूद अपने कड़े फैसलों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सार्वजनिक व्यवस्था और अनुच्छेद 25। अब तक हमने राजनीति देख ली, प्रशासनिक आदेश देख लिए और जमीनी हकीकत भी समझ ली, लेकिन अगर इस पूरी बहस को हम कानूनी और संवैधानिक चश्मे से देखें तो इसके केंद्र में है हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25। अब यह अनुच्छेद हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। हमारा संविधान बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के सख्त अधीन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रशासन के पास ये पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार्मिक गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, और आज सरकारें इसी संवैधानिक ढांचे का उपयोग करके ये सख्त नियम लागू कर रही हैं। सच कहूं तो हमारा संविधान एक बेहद नाजुक संतुलन स्थापित करता है। एक तरफ है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, यानी अपनी आस्था का पालन करने का हमारा अधिकार, और वहीं दूसरी तरफ है सार्वजनिक व्यवस्था, जिसका अर्थ है समाज के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के सड़कों का इस्तेमाल करने और सुरक्षित महसूस करने का अधिकार। जब ये दोनों अधिकार आपस में टकराते हैं ना, तो संविधान के अनुसार हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था को ही प्राथमिकता दी जाती है। प्रशासन आज इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है कि हमारे धार्मिक अधिकार वहीं तक सीमित हैं जहां से वे दूसरों के बुनियादी और नागरिक अधिकारों में कोई बाधा न डालें। तो दोस्तों, ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। योगी मॉडल का उत्तर प्रदेश से निकलकर पश्चिम बंगाल जैसी जगह पर पहुंचना ये साफ संकेत देता है कि देश भर में सार्वजनिक अनुशासन को लेकर एक नई और बड़ी बहस छिड़ चुकी है। आने वाले समय में भारत जैसी विविधताओं से भरे देश को अपनी गहरी धार्मिक परंपराओं और आधुनिक नागरिक अनुशासन के बीच एक स्थायी संतुलन कैसे खोजना होगा, ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि अन्य राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। डिकोड विद दुर्गेश के इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए और गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।